तो जैसे कि हमारे सामने हमें दूसरे नंबर का चैप्टर नजर आ रहा है। एक जमाने में ये एनसीईआरटी में एक अलग चैप्टर सा हुआ करता था, मगर न्यू एनसीईआरटी ने क्या किया, इसके टुकड़े कर दिया पूरे और आगे के चैप्टर्स में इसको चिपका दिया। मगर मैं इसको एज अ डिफरेंट चैप्टर ही लूंगा। खैर, वेक्टर्स करके चैप्टर नाम आया, मगर है क्या ये, किस चीज से रिलेटेड? चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टडी करेंगे। देखो, बेस्ड ऑन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, based on mathematical properties, physical quantity can be majorly classified into two groups. ठीक है, अब जैसे चीजों को हम बांट सकते हैं। मैं बोलूंगा मुझे क्लास को बांटना है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, है ना। आप बोलूंगा ठीक है, गर्ल्स वो रूम में, बॉयज ही रूम में। मुझे क्लास को बांटना है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। मान लो एक पर्टिकुलर एग्जाम लिया मैंने, और उस पर्टिकुलर एग्जाम में मैंने स्कोर डिसाइड किया। 100 मार्क का एग्जाम है, जितने लोग 70 के ऊपर स्कोर करेंगे वो स्पेशल रूम में जाओ, है ना, और भाई जो 70 के नीचे रहेंगे वो कॉमन रूम में रहो, है कि नहीं। तो मैंने उसको बांटा ऑन द बेसिस ऑफ, कहा जाएगा, परफॉर्मेंस। वैसे ही हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी बताओ, पहले चैप्टर में बताया था। हाँ बोलो। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, वो कोई भी चीज जिसे तुम गिन सकते हो। क्या क्या गिन सकते हो तुम? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वेट, फोर्स, एनर्जी, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये सारे के सारी चीजें आप नाप सकते हो। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी कई सारी चीजें जिसको आप नाप नहीं सकते, नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। बोले बोले क्या? स्मार्टनेस, है ना। बोले पाशा सर इज 100 न्यूटन स्मार्ट, बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इस वजह से नहीं कि स्मार्टनेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं, इस वजह से क्योंकि पाशा सर उससे भी ज्यादा स्मार्ट है कि नहीं। तो भैया हम लोग क्या कहेंगे कि भैया आप नहीं बोल सकते ऐसा, क्योंकि भैया स्मार्टनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। आप ये नहीं बोल सकते अरे भैया वो 2000 किलो खूबसूरत है कि नहीं। बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते, है ना। 500 किलोग्राम बोले हैंडसम है, बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। तो ये जो चीजें आप नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उनको आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते। और वो सारी चीजें जिसको नंबर में कैलकुलेट किया जा सकता है, वो सारी की सारी चीजों को क्या कहा जाता है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज कितने? अरे बहुत है यार, बहुत है, बहुत है। 400-500 से हम तो 200-300 तो हमारे फिजिक्स में हमको पढ़ना है यहाँ पे, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। अच्छा ठीक है, जो भी होंगे बहुत सारे होंगे, हम मोटे मोटे तौर पे 4-5 देखते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ऐसा है कि दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप का नाम दिया गया स्केलर क्वांटिटी, और दूसरे ग्रुप का नाम दिया गया वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, चलो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी, ये क्या चीज है? ये क्या बला का नाम है? देखो, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजरमेंट के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ओए होए, those physical quantities which do not require direction for, ओ भैया, for its measurement is called
एज स्केलर क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको नापने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन सॉरी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उधर का लिखना हो गया था क्या, वही गया हूँ। तो बोले भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज है फिर, देखो दोज फिजिकल quantities which require direction for its measurement is called as vector quantity। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको कैलकुलेशन के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके एग्जांपल्स देखो बेटा, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, वर्क, डेंसिटी सही बोला, प्रेशर और खास तौर से करंट कितना काफी है एक्सेट्रा। और फिर यहां पे एग्जाम्पल अगर देखना है तो वेट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इंपल्स, मोमेंटम एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या बेटा वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा एक बात बता मुझे, अगर तुमको तुम्हारा वजन नापना है वेइंग पैन पे, तुमको तुम्हारा वेट नापना, वेट वजन नापना है, तो मशीन इस्तेमाल करते हो तुम वजन गिनने के लिए, वो मशीन को कहाँ रखते, कहाँ रखते, पैरों के नीचे। कभी ऐसा हुआ क्या वो मशीन के तुमने सर पे लगाया और बोले मेरा वजन 90 किलोग्राम, ऐसा हो सकता क्या, नहीं है ना। मैं साइड में चिपका के बोलूँ कि मेरा वजन 90 किलोग्राम, हो सकता क्या, नहीं हो सकता। तुम वजन बोल रहे हो या साइड में चिपकाने की बात कर रहे हो, तुम वजन है मेरा तो उतना ही है ना। मैं बात कर रहा कि भैया वो मशीन को तुम साइड में लगा के बोल सकते क्या, नहीं, तुमको मशीन को पैरों के नीचे ही रखना पड़ेगा और तुमको उस पर खड़े रहना पड़ेगा, और जब तुम उस पर खड़े रहेंगे तो भाई पता चलेगा 90 किलोग्राम है कि नहीं। अब ऐसा क्या हुआ है ना कि भैया तुमको मशीन को नीचे ही रखना पड़ा, बोलो तुमको मशीन को नीचे ही क्यों रखना पड़ा, तुम सर पे लगा के वजन क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाए, तुम साइड में लगा के वजन क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाए। तुम ऐसा तो नहीं बोल सकते अच्छे अभी तक सर आज तक सोचे थी नहीं, घर पे जाकर ट्राई करेंगे, है ना, ये तो बोलना ही नहीं बेटा, है ना, घर पे जाकर ट्राई करके देखते हैं उससे वजन आता क्या। अब इतने नालायक तो नहीं होंगे तुम, है क्या, नहीं है ना इतना। तुमको मालूम है कि अगर तुमको तुम्हारा वेट नापना है तो तुमको उसको अपने पैरों के नीचे ही रखना पड़ेगा। अब बताओ क्यों, ग्रेविटी, क्या ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या होता है कि जमीन हमें कितने फोर्स से खींच रही है, ये वेट होता है। तो भैया हमको मालूम है वो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी वो नीचे ही खींचती है। अब क्योंकि वो नीचे ही खींचती है, उसका फोर्स का डायरेक्शन नीचे ही है, और इसी वजह से उसके रास्ते में हमने क्या रख दिए, वेट वेइंग पैन रख दी। तो वो फोर्स किस पे पड़ गया, वेइंग पैन पे, और फिर वेइंग पैन ने उसको कैलकुलेट करके बताया आपका 90 किलोग्राम वेट आपका वजन है। बस समझे आपको, है ना। अच्छा ठीक है, गाड़ी बाइक जब चलाते हो, कार जब चलाते हो,
तो उसकी रफ्तार को आप क्या बोलते हैं? स्पीड। उसकी रफ्तार को क्या बोलते हैं आप? स्पीड। वहीं जब आप प्लेन चलाते हो, जब आप हेलीकॉप्टर उड़ाते हो, एयरक्राफ्ट उड़ाते हो, कोई बुलेट फायर करता है, तो उसकी रफ्तार को स्पीड नहीं वेलोसिटी बोला जाता है। बोलो दोनों में क्या फर्क है? कहां से आते हैं आप? मलकापुर से ना। इमेजिन कर लो कि आपके घर में अंबानी जितनी जायदाद है। इमेजिन कर लो, है नहीं? ज्यादा उड़ो मत, है ना? ओके, आप आ रहे मलकापुर से अकोला, आप रोज सोचो, आप रोज अप डाउन करते हो, है कि नहीं? तो और आप जो रोज अप डाउन करते हो, एक मिनट रुको रुको, लेट मी हैव ग्लूकोज। जब तो तुम इमेजिन करते रहो। अरे गर्म है यार। हाँ, चलो ज्यादा देर इमेजिन नहीं करेंगे, तुम जबरदस्ती होश गंवा बैठेंगे। तो तुम्हारे पास अंबानी जितनी जायदाद है ना? तुम स्पेशली पाशा सर की क्लास अटेंड करने के लिए अकोला आते हो, है ना? क्योंकि तुमको मालूम है दुनिया में उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। इमेजिन करने में क्या जा रहा है यार? मालूम है बहुत एक से एक दिग्गज बैठे हुए हैं, बट इमेजिन मी को भी अच्छा फील होगा। क्या हो रहा है? इमेजिन कर लो, है ना? अब तुम रोज अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में यहां पर लैंड करते हो। तुम मलकापुर में हो, हाँ पी लिया। तो अब क्या करोगे? तुम अपने हेलीकॉप्टर का डायरेक्शन यू करोगे और सीधा अकोला पाशा सर की क्लास आ गए, पहुंच गए, लैंड कर लिए छत पर, है कि नहीं? तो तुम रोड को फॉलो करते आ रहे थे कि डायरेक्शन को? तुमने एक राइडर, हाँ ये सर की क्लास इधर है ना? बात खत्म। तो तुमको हेलीकॉप्टर जब उड़ाना था, तुमने क्या करे? डायरेक्शन पे फोकस किए। अब तुम रियलिटी में आओ, है कि नहीं? तुम हो गए भाई, अब तुम सोचे अप डाउन करते, तुम बैठे बस में, रियलिटी में आओ। इमेजिन नहीं, अब तुम बैठे बैठे बस में, इमेजिन नहीं है। ट्रेन से, अरे हाँ ट्रेन में पॉसिबिलिटी है, नहीं ट्रेन छोड़ो, बस से आ तुम। अब देखो क्या हुआ, फिर तुम क्या करोगे? तुम डायरेक्शन पकड़ के आओगे क्या? है कंडक्टर बोलेंगे अकोला इस डायरेक्शन में, पाशा की क्लास इस डायरेक्शन में, चलाओ गाड़ी। ऐसा होता क्या? नहीं, जो भी रोड होता है उसको फॉलो करते हुए आते हैं ना तुम डायरेक्शन पकड़ते क्या? तुम क्या पकड़ते? रोड। अगर तुमने बोले कि भाई चलो ठीक है, तुमने 2 साल या 1 साल जो भी पढ़े मेरे पास, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता, अब बोले पाशा सर को गोली मार देता मैं, है कि नहीं? मैं खड़ा हूं ऑफिस में, तुम मारेंगे यूं, बोले क्यों? गोली जाएंगे ऐसा राइट से, ये रास्ते से, फिर ऐसा जाकर डेढ़ से एंटर मारेंगे, ऐसा होगा क्या? है ना? सीधा तुम लेंगे यहाँ पे डायरेक्शन थर्ड। तो बुलेट चलाते वक्त भी मत करना रे भाई, ऐसा कर देगा सच्ची में। तो भैया बुलेट चलाते वक्त, है ना, बुलेट फायर करते वक्त आप क्या देखते हैं? डायरेक्शन। तो कुछ चीजें डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, वो जो चलती है डायरेक्शन के हिसाब से चलती है, और कुछ चीजों को डायरेक्शन नहीं, आपको कुछ और पाथ फॉलो करना पड़ता है। कार, बाइक, ट्रेन, ट्रेन तो हाँ ट्रेन भी चलो पटरी के हिसाब से चलती है, वो सब तो इनकी रफ्तार को स्पीड बोला जाता है, क्योंकि ये डायरेक्शन पकड़ के नहीं चलते। मगर बाकी सारी चीजें जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, प्लेन हो गया, बुलेट हो गया, ये डायरेक्शन पकड़ के चलते हैं, इसीलिए उनकी रफ्तार को क्या कहा गया है? वेलोसिटी, क्योंकि वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो करंट, अगर थोड़ा बहुत आपकी अच्छी स्टडी होगी, अगर थोड़ी बहुत आपकी अच्छी स्टडी होगी, क्यों? तो तुमको अगर थोड़ा अच्छा नॉलेज होगा तुम्हारा, तुमको मालूम हो कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ फ्लो करता है। इतना बेसिक नॉलेज होगा आपको, है ना? तो करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ फ्लो करता है, मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही ना, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा और नेगेटिव टर्मिनल तक पे जा रहा, मगर फिर भी देखो करंट को कहां लिखा मैंने? स्केलर क्वांटिटी पे। स्केलर क्वांटिटी क्या है ना? विच डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन फॉर इट्स मेजरमेंट। मगर मैंने तो बोले रे ये कैसा कंफ्यूजन, करंट को तुम ही बोल रहे कि पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा, तुम ही खुद डायरेक्शन बता रहे करंट का,
ये तुम बता रहे कि करंट जो है डायरेक्शन डिपेंडेंट है, अब फिर उसके बाद तुम उसको स्केलर क्वांटिटी के ग्रुप में डाल रहे, उसको तो वेक्टर में डालना चाहिए ना, ऐसा क्यों? तो भैया ऐसा क्योंकि भैया ये जो करंट है ना, ये वेक्टर के लॉस को ओबे नहीं करता। बोले कैसे? समझा नहीं। ये एक डब्बा है, रस्सी से बांधो इसको, है ना, एक बंदा इसको राइट साइड में खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, एक बंदा लेफ्ट साइड में खींच रहा है 8 न्यूटन के फोर्स से। ये डब्बा किधर सरकेगा? राइट लेफ्ट बोल दो। राइट साइड सरकेगा। अच्छा, वो सरकेगा राइट साइड से, और कैसा सरकेगा? धीरे धीरे कि एकदम स्पीड से? धीरे धीरे। ऐसा लगेगा कि जैसा कि 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे आप उसकी तरफ, उसको फील होगा डब्बे को कि कोई मुझे क्या खींच रहा है, लेफ्ट राइट साइड में खींच रहा है 2 न्यूटन के फोर्स से। बात समझ रहे हैं आप? नहीं समझे आप? ये 10 के फोर्स से खींच रहा, ये 8 के फोर्स से खींच रहा। ये डब्बा किधर सरका? राइट साइड में। कितने फोर्स से सरका? 2 के न्यूटन फोर्स से। देखने में ऐसा लगता है ना, अगर मान लो कि किसी डब्बे को मैंने सिर्फ 2 न्यूटन का फोर्स लगाया होता, किसी डब्बे को मैंने क्या किया होता? सिर्फ 2 न्यूटन का फोर्स लगाया होता, तो जितनी स्पीड से ये डब्बा जाता उतनी स्पीड से ये भी जा रहा है। तो भैया इस डब्बे को कितना फोर्स फील हुआ? 2 न्यूटन का। अच्छा ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स, 8 न्यूटन का फोर्स। ये डब्बा किधर जाएगा? राइट में। कितने फोर्स से जाएगा? 18 न्यूटन के फोर्स से। मतलब कैसा? जप करके जाएगा ऐसा, है ना, जप। क्यों? क्योंकि उसको कुल मिला के कैसा कितना फोर्स फील हो रहा? 18 न्यूटन का फोर्स। 10 का और ये 8 का कुल मिला के हो गया 18 न्यूटन का फोर्स। अच्छा चलो ठीक है, समझ में आ गया। तुम्हारे दिमाग में एक आया होगा, अच्छा अगर 2 फोर्सेस एक साथ लग रहे तो अगर डायरेक्शन सेम रहा तो ऐड हो जा रहा, प्लस हो जा रहा, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट रहा तो माइनस हो रहा, टोटल वैल्यू निकालने के लिए। ये समझ में आया ना? अब बात ऐसी है बेटा कि एक वायर है, ये इधर से भी एक वायर आया, इधर से भी एक वायर आया, दोनों यहां पर आके मिले और वायर ऐसा जा रहा है। यहां से आया 10 एम्पियर का करंट, यहां से आया 8 एम्पियर का करंट। मैं बोलूंगा इस वायर में से कितना करंट फ्लो होगा? 18 एम्पियर का करंट। क्या आएगा? 18 एम्पियर। अच्छा ठीक है। अगर ये वायर ऐसा है तो 10 एम्पियर 8 एम्पियर, यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा? 18 एम्पियर। मुझे एक बात बता, ये दोनों करंट की डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है। यहां तकरीबन तकरीबन सेम है, मगर तुझे पता यहां ये वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा क्या? फर्क पड़ा क्या? पहले भी इधर 18 थी, अभी भी 18 थी। यहां फोर्स में डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वैल्यू चेंज हो गई। तो ये क्या कर रहा है? फोर्स वेक्टर के लॉस को ओबे कर रहा है, वेक्टर के लॉस को ओबे कर रहा है। यानी कि डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। करंट वेक्टर के लॉस को ओबे कर रहा क्या? नहीं। डायरेक्शन चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज हुई क्या? नहीं। इसी कारणवश हम लोग कहेंगे कि ये वेक्टर में हो नहीं सकता, क्योंकि ये इसके लॉस को ओबे नहीं करता, इसीलिए इसको डालो कहां? स्केलर क्वांटिटी में। आई बात समझे? है ना? इसी कारण से आपका प्रेशर भी, प्रेशर जब हम बोलते हैं ना प्रेशर है, किसी प्रेशर कुकर या किसी चीज पे प्रेशर पड़ रहा है तो चारों तरफ से उस पर फोर्स पड़ता है, चारों तरफ से। तो उस फोर्स का कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, है ना? इसी कारण से उसको भी स्केलर क्वांटिटी में डाला गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो स्केलर क्वांटिटी में है और वेक्टर क्वांटिटी में। इसके अलावा हम आगे जाके जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसका नाम वहां बताते जाएंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, एंड सो ऑन। आई बात समझ में? चलो लिखो फटाफट। तो बेटा देखो, अभी आपने हाल ही में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। नोट में एक खास पॉइंट लिखूंगा मैं। इन एडिशन टू स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, physical quantities can also be classified as tensor quantity. Physical quantities can also be classified as
टेंसर क्वांटिटी बिकॉज ठीक है टेंसर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी whose direction is in complex manner, comma, sometimes they behave as a scalar, whereas sometimes as वेक्टर। तो कभी कभी वो स्केलर की तरह बिहेव करते हैं तो कभी कभी वेक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो वो इसका डायरेक्शन पता लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारे टेंसर क्वांटिटीज माने जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। हालांकि इसका इतना डिटेल में आता नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा अगला टॉपिक जो इससे जुड़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन में ही है, खेल रहे अभी हम लोग, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, फिर बाद में देखेंगे हमारा ज्योमेट्रिक। नीचे लिखना है आपको, अभी मत लिखना, पहले पूरा होने दो फिर बाद में लिखना है। रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन एंड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, दो तरह के लिखने के तरीके हैं वेक्टर्स को। क्योंकि देखो वेक्टर क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मास कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। मैंने बोला भैया ये कपड़ा है, इसका मास कैलकुलेट कर कितना है ना, तुम क्या करोगे जब तुम इसका मास वेट नहीं है मास, तो बोले मास कितना, तो बोले भैया 10 ग्राम आ रहा है कि नहीं? मैं पूछूंगा क्या कौन से डायरेक्शन में निकाला तूने? नहीं। अकोला टू बालापुर डिस्टेंस 26 किलोमीटर, डिस्टेंस 26 किलोमीटर, क्या तुम बोलते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में 26 है मगर वेस्ट डायरेक्शन में इतना इतना पड़ेगा? ऐसा होता क्या? तो भैया कुछ चीजों को कैलकुलेट करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। मगर वहीं ऐसी भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको कैलकुलेट करते वक्त तुमको डायरेक्शन को मेंशन करना जरूरी है या डायरेक्शन को ध्यान में रखना जरूरी है। तो जब आप ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को लिखते हैं, उसकी वैल्यू लिखते हैं कैलकुलेशन के लिए, या फिर उसको ज्योमेट्रिकली उसका डायग्राम बनाते हैं, तो प्रॉपर डायग्राम के साथ बनाना जरूरी होता है। आई बात समझ में? या प्रॉपर डायरेक्शन के साथ बनाना जरूरी होता है। तो अब अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखो, इसका कैसा, तो व्हेन एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉरी मैंने एनी फिजिकल क्वांटिटी था वो न्यूमेरिकल वैल्यू किया मैंने। व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी is represented with its numerical
value, then the symbol should be written in bold letters or headed by an arrow or a bar। बोले भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहे। आ जाएगा बेटा, समझ में आ ही जाएगा। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको लिखना है तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसा लिखेंगे आप? फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एक तो बार, नहीं तो एरो, बार नहीं तो एरो, फिर उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट और मल्टीप्लाई बाय उसका डायरेक्शन। न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहा हूं? फोर्स। कितने का? 10 न्यूटन का। कितने का? 10 न्यूटन का। कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो हम अपनी कॉमन लाइफ में डायरेक्शन कैसे बोलते? राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, है ना? सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऐसी बोलते हैं ना कॉमन लाइफ में डायरेक्शन। अब तुम पढ़ने जा रहे हो मैथ्स एंड फिजिक्स, इसमें डायरेक्शन में राइट और लेफ्ट इस्तेमाल नहीं करते। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट के लिए क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, क्या? निगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव जेड एक्सिस, निगेटिव जेड एक्स। ये क्या है? प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड। अगर कोई डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसको हम लोग लिखते हैं एक्स कैप। क्या लिखते हैं? एक्स कैप। इसके अलावा भी होता है मगर वो बाद में बताऊंगा मैं। अगर कोई डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ है तो उसको लिखते हैं वाई कैप। अगर कोई डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ है तो जेड कैप। तो मान लो एक फोर्स लगाया गया, कितने का? 10 न्यूटन का। कौन से डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ये क्या आ गया? यूनिट, और ये क्या आ गया? डायरेक्शन। और ये सिंबल के ऊपर मैंने क्या दिया? बार। बार नहीं तो क्या? एरो। दोनों में से कोई एक। मगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, मैं बोला फोर्स लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं बोलता हूं फोर्स लिखो वेक्टर फॉर्म में, अगर मैंने क्या बोला? फोर्स लिखो वेक्टर फॉर्म में, तो अगर मैं बोल रहा हूं फोर्स लिखा गया है वेक्टर फॉर्म में, इसका मतलब वैल्यू के साथ साथ उसके अंदर क्या मौजूद होगा? डायरेक्शन। वैल्यू के साथ साथ क्या मौजूद होगा? डायरेक्शन। तो बोले आपने एनसीईआरटी खोल के देखा और आपने देखा सर वहां तो मैंने खोल के देखा तो ये ऐसा लिखा हुआ था वहां तो बार या फिर एरो था ही नहीं। तो बोले अब कैसा? बेटा गौर से अगर तुम देखते ना तो वहां पर ये ऐसा था। मतलब क्या? ये बोल्ड में था। बोल्ड का फॉन्ट आता है मालूम है ना? बोल्ड करते हो मोटा मोटा दिखता है एकदम, तो बोल्ड करके, तो ये बोल्ड के फॉर्म में फॉन्ट में लिखा हुआ था, बोल्ड फॉन्ट में। अब ऐसा है कि हम लोग रिटर्न में तो नहीं लिख सकते ऐसा, तो इसीलिए उसको बार नहीं तो एरो देते हैं। मगर जहां जहां प्रिंटिंग होता है, टाइपिंग होता है, वहां पर वेक्टर को सिंबल में एरो या बार देने के बजाय अक्सर ये भी किया जाता है, बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है ना? तो यहां पर याद रखना, हम अभी फिलहाल तो यहां लिखेंगे ऐसा, मगर किताबों में तुमने देखे, अरे सर आपने तो बोले थे बिना एरो के। अगर बिना एरो है, एरो नहीं है, अगर एरो नहीं है यहां पर, तो भाई यहां पर डायरेक्शन मत दो, क्योंकि अगर एरो है तो इसका मतलब हुआ वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वहां क्या देना जरूरी है? डायरेक्शन। फिर से बोलता हूं, अगर एरो या बार नहीं है, अगर सिंबल के ऊपर क्या नहीं है बेटा? एरो या बार नहीं है। फिर से बोलो, किसके ऊपर? सिंबल के ऊपर। किसके ऊपर? सिंबल के ऊपर क्या नहीं है?
एरो या बार, इसका मतलब वो कौन से फॉर्म में पूछा गया है, स्केलर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में पूछा गया है, स्केलर फॉर्म। क्या लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन। मगर सिंबल के ऊपर अगर एरो है या बार है तो मतलब वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये याद रखना आपने। ठीक है, तो ये हुआ। इसमें हमने कहा कि अच्छा भाई ये समझ में आया, सिंबल के ऊपर एक तो एरो या फिर बार, और जब भी वैल्यू लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स कैप, अगर वाई एक्सिस पे डायरेक्शन है तो वाई कैप, अगर जेड एक्सिस पे तो जेड कैप। इसके अलावा और भी डायरेक्शन होते हैं, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। बोलो क्या होता है ज्योग्राफिकल डायरेक्शन? बोलो बोलो, सही जा रहे हो? मैं वो क्रिश्चियन वाला क्रॉस नहीं बना रहा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं फॉर 10 न्यूटन का फोर्स किधर, नॉर्थ साइड में, तो एन कैप, कैपिटल एन कैप है ना। ईस्ट डायरेक्शन में कैपिटल ई कैप। ये डायरेक्शन आप ऐसा भी बता सकते हैं। आई बात समझ में? ये याद रखा कि कैसे लिखा जाता है, सिंबल, उसके ऊपर बार, वैल्यूज विथ यूनिट और मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो था आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। फिर आएगा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले होता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले होता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या चीज है, देखो। अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे पे फोकस करो और ये बताओ व्हाइट बोर्ड कहां है? बोलो, जोर से बोलो। मेरे हिसाब से बताना है तुमको, व्हाइट बोर्ड कहां है? बोलो जोर से बोलो, बिंदास बोलो, बिंदास बोलो। पीछे ना, मेरे पीछे। अच्छा, पंखा कहां है? ऊपर, मेरे हिसाब से ऊपर। कूलर कहां है? मेरे सामने। खिड़की ऑफिस की किधर है? मेरे हिसाब से राइट। आपके लिए लेफ्ट है? नहीं, आपके लिए भी राइट हो रहा। अच्छा, दरवाजा कौन सा है, कहां है? साइड लेफ्ट में, लेफ्ट में है ना। मैं मेरे हिसाब से, अगर आप मेरे को पॉइंट मान के चल रहे, अगर आप, तो अब देखो सारी दुनिया को जो आप डिफाइन कर रहे हो, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये ऊपर है, ये नीचे है, वो किसके हिसाब से असाइन करो? मेरे हिसाब से। तो मैं आपका हो जा रहा हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या हो जा रहा हूं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप मेरे हिसाब से देखोगे कि व्हाइट बोर्ड मेरे पीछे है, छिपकली मेरे सर के ऊपर है। मैं आपके लिए क्या बन जा रहा हूं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप सारे डायरेक्शंस किसके हिसाब से बता रहे हो? मेरे हिसाब से। आपने एक इमेजिनरी बना लिया, राइट लेफ्ट है ना, अप डाउन, ऐसा। अब अगर वैसे ही मैथमेटिक्स में कहेंगे कि बताओ भैया बोर्ड किधर है, आप बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। कूलर किधर है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। खिड़की किधर है अपने ऑफिस की? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। साइड डोर किधर है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। प्लेटफॉर्म किधर है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सीलिंग किधर है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो तुम्हारे सामने एक ऐसा इमेजिनरी फ्रेम बन जाता है। वो लाइन दिखती नहीं है, ऐसा कोई डंडी नहीं दिख रही मेरे साथ लगी हुई यहां पे, मगर तुम एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हो, उसको कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, कि मान लो एक ब्लॉक है, उस पर हम लगा रहे हैं फोर्स, एक ब्लॉक है उस पर क्या लगा रहे हैं हम लोग? फोर्स। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं? उस ऑब्जेक्ट को किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इमेजिन करते हैं। हम कहते हैं कि दो लोग पढ़कर दो लोग मिलकर इस ब्लॉक को अपने अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक बंदा है ए, वो फोर्स लगा रहा है एफ ए, और कहां पर? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे। और देखो मैंने कहा, देखो ये, देखो ये फोर्स लगा 10 न्यूटन का, और एक लगा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे, ये लगा रहा है 4 न्यूटन का फोर्स एफ बी, है ना। अगर दो चीजों को आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जो फोर्स की जो वैल्यू है, सबसे पहले जो फोर्स के लिए जो डायरेक्शन, सॉरी
फोर्स का डायरेक्शन जो है मैंने एरो के हिसाब से दिया है कि नहीं, कि ये एरो दिया और मैंने लिखा ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने लायक है कि जो एरो का साइज है वो मैग्नीट्यूड के हिसाब से है। अगर तुमने ये डायग्राम ऐसा बनाया होता तो क्या ये सही होता था? क्या क्या गलती है इसमें बताओ? गलत तो है, क्या गलती बताओ? एरो का साइज 10 वाला न्यूटन बड़ा हो, 10 न्यूटन बड़ा कि 4 न्यूटन बड़ा? अरे 10 न्यूटन बड़ा ना, तो भैया 10 न्यूटन वाला फोर्स क्या है? बड़ा है, और 4 न्यूटन वाला फोर्स क्या है? छोटा है। तो 10 न्यूटन वाले फोर्स का जो एरो है बड़ा होना चाहिए और इसका छोटा है। ये बिल्कुल नाराज पप्पा जी जैसे है वो, है ना, कि भाई मैं बड़ा, मेरे को ज्यादा वैल्यू दो, ये छोटा, उसको कम वैल्यू दो। तो वैसे यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स है ना, तो उसके लिए आपको बड़ा एरो लगेगा। 4 न्यूटन का फोर्स, उसके लिए आपको छोटा एरो लगेगा। आई क्या बात समझ में आपको? तो आपको एरो जो बताना है विथ प्रॉपर डायरेक्शन और साइज ऑफ जो एरो होना चाहिए प्रोपोर्शनल होना चाहिए मैग्नीट्यूड को। तो यहां लिखते हैं इसके बारे में, व्हेन एनी वेक्टर क्वांटिटी is represented diagrammatically the arrows should correctly depict the direction of that quantity and the magnitude या the size of arrow should be proportional to the magnitude of physical quantity। और एरो का जो साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पर वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है, बाकी का हम लोग देखेंगे बाद में। बोलिए। हाँ, ऑब्जेक्ट का नहीं, वेक्टर क्वांटिटी का। एक मिनट, ये सिंबल, हाँ एक मिनट रुक जा।